Okay, so good evening all of you. Good बुंदेलखंड evening, sir. महाविद्यालय गुड झांसी इवनिंग के सर, गुड इवनिंग। बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग द्वारा संचालित यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए फ्री ऑनलाइन गाइडेंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं डॉक्टर रोविन कुमार सिंह अपनी कंटिन्यूएशन क्लास आईसीटी पर अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। स्क्रीन विजिबल है क्या? कोई बताएगा? जी यस सर, सर। विजुअल है। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू बेटा। कल हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने जी सर। इंटरनेट की बेसिक जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसकी हिस्ट्री और इसका डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल। कल भी प्रोटोकॉल पे थोड़ी सी बात हुई थी। प्रोटोकॉल क्या है? आप लोगों में से भी किसी ने बताया था कि प्रोटोकॉल जो है कुछ नियम और कुछ जी रेगुलेशंस सर। को हम बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स हम इनको बोलते हैं, है ना। देखिए, इंटरनेट क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबली एक नेटवर्क है ना, और इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो ओपन सोर्सेज भी हैं और उसका एक बहुत बड़ा उसका एरिया है और बहुत ज़्यादा उसके यूजर्स हैं। तो किस तरह से इंटरनेट का यूज होना है, कैसे इंफॉर्मेशन आप वेब पेजेस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन वेब पेज के थ्रू आप और लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उन सब को यूज करने के लिए, इंटरनेट की पूरी सर्विस को यूज करने के लिए हमें कुछ जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। तो कुछ ऐसे हमारे रूल्स हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, कि जिनको अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग प्रकार से, है ना, अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं। इनको हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स that allow Yes, sir. computers and other devices to communicate। सिंपल है। प्रोटोकॉल को फॉलो किए बिना हम कंप्यूटर सिस्टम्स पर या अदर डिवाइसेस पर जो कि इंटरनेट का यूज करती हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। कहने का मतलब हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो सकती है। तो वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, और ये प्रोटोकॉल्स हमें इंश्योर कराते हैं कि जो हमारा डाटा भेजा जा रहा है या डाटा लिया जा रहा है ना, वो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच वो सही से काम करे, है ना। किस तरह से डेटा भेजना है, कितना डेटा आप भेज सकते हैं, क्या डेटा की फॉर्म आप रख सकते हैं, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड डेटा है जो आप नहीं भेज सकते, कौन सा ऐसा डेटा है जो स्पेशल कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करके भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम्स के बीच में जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली सेंड और रिसीव की जाए। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी, जब इंटरनेट के हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो वहां हमने बात की थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जब प्रादुर्भाव हुआ, स्टार्ट हुआ इंटरनेट हमारा 1983 में,
तो उससे पहले ये टीसीपी और आईपी बने थे, है ना। थोड़ा सा इसमें हम बात कर लें, क्योंकि ये स्टार्टिंग के प्रोटोकॉल हैं, ये बेसिक प्रोटोकॉल हैं जो स्टार्टिंग की स्टेज में इंटरनेट को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले, इंटरनेट को जनता के हाथों में देने से पहले जो ये प्रोटोकॉल बने थे, वेरी फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट वर टीसीपी और आईपी, आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। 1973 में, आपको रिकॉल होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी। 1973 में ये प्रोटोकॉल बने। क्या करते हैं ये प्रोटोकॉल? जो टीसीपी है हमारा, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ट्रांसमिशन, देखिए ट्रांसमिशन से हमें समझ आएगा, ट्रांसमिशन मतलब इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करना। जैसे पोस्ट ऑफिस हमारे क्या करती है, हमारे लेटर्स को, हमारे जो पैकेजेस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, ट्रांसमिशन का काम करती है। तो ये इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, उसके भी पैकेजेस हैं, उसके भी बंडल्स हैं इंफॉर्मेशन के, उनको पहुंचाने के काम को कंट्रोल करते हैं, है ना। कि इसमें कोई सिस्टम फेल ना हो, इसमें कोई इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो, इनमें कोई इंफॉर्मेशन कहीं इंटरचेंज ना हो जाए। तो इस लिहाज से जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है वो हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो टीसीपी को हम क्या कह सकते हैं? टीसीपी वर्क एज पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। टीसीपी आर द रूल्स अबाउट पैकेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिंपल है। चलिए, ये क्या करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको पैकेजेस में डिवाइड करके, है ना, उसको पैकेट्स में, जैसे जैसे एक पोस्ट ऑफिस में अलग अलग पैकेट्स की छटनी करके अलग अलग रखा जाता है और उनको भेजने के बाद में फिर रीअसेंबल किया जाता है। तो इस तरह से ही ये जो हमारा टीसीपी है, ये भी क्या करते हैं, ये भी उन इंफॉर्मेशन को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करके, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके और सेंडर के डोमेन तक भेजते हैं और उनको रीअसेंबल करके फिर सेंडर को उसको रिसीवर को सॉरी प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका डिवाइड और रीअसेंबल करने का ये काम होता है। और जो हमारा आईपी है, आईपी क्या करता है? आईपी वर्क्स एज एन एड्रेस, एज एन एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो भी हमारा आजकल जो हम फोन भी यूज करते हैं, तो उनमें भी एक क्या होता है, उनमें भी एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमें क्या बताता है? हमारे सिस्टम की पहचान बताता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि दिस सिस्टम बिलोंग्स टू दिस यूजर, ठीक है। तो आईपी वर्क्स एज एन एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस इज द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। क्या है ये? कंप्यूटर की पहचान है। आईपी एड्रेस से ही हम बता सकते हैं कि फलाना जो इंफॉर्मेशन है, फलाना जो मेल है, फलानी जो सूचना है, फलाना जो मैसेज है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है।
है ना। इंटरनेट की दुनिया में जितने भी नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, उन सबका एक यूनिक, एक अपना अलग स्पेशल, है ना, क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है जो उस कंप्यूटर विशेष की पहचान बताता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर, है ना। क्या है ये यूनिक नंबर है, यानी हर सिस्टम का अलग नंबर है ये यूनिक नंबर है, ठीक है। दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और आईपी एड्रेस यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो ये यूनिक हमारा नंबर है आईपी एड्रेस, और इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। अब किस सिस्टम से डेटा भेजा गया है, आजकल आपने देखा होगा साइबर क्राइम होता है तो साइबर पुलिस जो है कहीं से अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर होती है, गलत कोई वीडियो ऑडियो, जैसे आजकल हम देखते हैं कई बार कई जगह से कई यूजर जो हैं इंटरनेट पे बहुत सारी कुछ ऐसी वीडियोस, ऑडियोज, मैसेजेस शेयर कर देते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में वो स्वीकार नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या होती है, कहें कि वो सही नहीं होती, है ना। तो, तो आपने अभी देखा होगा समाचारों में भी, और घटनाएं होती हैं बहुत सारी, एआई के बड़ी बड़ी थ्रू हो रहा घटना। है। हाँ जी। लेकिन आप ये देखिए कि साइबर पुलिस कैसे उस यूजर तक पहुंच जाती है, जो इंफॉर्मेशन जिस यूजर ने इंटरनेट पे कहीं से भी अपलोड की हुई होती है, वो जो साइबर टीम है वो उस यूजर तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती, वो किसके यस थ्रू पहुंच जाती है, हाँ, वो हमारे आईपी एड्रेस के थ्रू ही पहुंच जाती है। कंप्यूटर सिस्टम से जो चीजें भेजी गई हैं उनका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उस इंफॉर्मेशन से, उस वीडियो से, उस ऑडियो से अटैच है, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आईपी एड्रेस का पता लगाकर उस सिस्टम के यूजर तक उनकी पहुंच हो जाती है ना। तो आज के समय में ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो हमारा हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वो हम नियम कानूनों को फॉलो करें, जिससे कि हमें कोई सर्विस लेने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इस पे कई बार क्वेश्चन एक आता है आईपी एड्रेस पे कि कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, है ना, और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से आईपी एड्रेस कौन सा होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी। तो आईपी एड्रेस जो है हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस हैं, ठीक है, ध्यान देंगे हम यहाँ। एक है हमारे पास आईपी वर्जन 4, है ना। आईपी एड्रेस हमारे पास कौन सा है, वर्जन 4, ठीक। ये क्या है, ये है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, ये 32 बिट का वर्जन है, ठीक है, 32 बिट का वर्जन है, और ये 1983 में ये स्टार्ट हुआ था IPv4, ठीक है। ये स्टार्टिंग का ही हमारा क्या है, स्टार्टिंग का ही प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ये, है ना। इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें है सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, और ये जो नंबर्स हैं 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय, इनको जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट, है ना, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, OCTET, ऑक्टेट, ठीक है।
और ये जो नंबर्स हैं हमारे वो बीच में किससे सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेटेड बाय पीरियड्स, सेपरेटेड बाय पीरियड, पीरियड कहा जा रहा है इसको, और पीरियड मतलब डॉट, सेपरेटेड बाय पीरियड्स, है ना, और पीरियड्स मतलब डॉट। अभी आपकी समझ में आएगा, डॉट से ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये हमारा IPv4 वर्जन है ना, जो आईपी एड्रेस अब तक चला आ रहा है, और आगे IPv हम 6 पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इससे डिफर है। IPv4 अभी भी चल रहे हैं, IPv6 भी अभी भी चल रहे हैं, है ना। केवल क्या है, ये मेमोरी जो हमारी 32 बिट है, तो 32 बिट में क्या है कि जो हमारे पुराने समय से, अब आप देखेंगे कि 1983 से इतने सारे सिस्टम्स के एड्रेस को ये दे रहा है कि उसके पास स्पेस कम पड़ रहा है ना। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने इसको बढ़ा कर, है ना, 128 बिट का IPv6 बनाया है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 32 बिट जो हैं, ये 4 नंबर्स उसमें हैं, 8-8 बिट के 4 नंबर्स उसमें हैं, और 4 नंबर के बीच में डॉट है। जैसे हम बात करें x डॉट x डॉट x डॉट x, तो ये एक हमारा क्या हुआ, ये एक एग्जांपल हुआ हमारे आईपी एड्रेस का। अब x कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। x कौन सा नंबर हो सकता है, x को हम ऑक्टेट बोल रहे हैं, है ना, x को हम ऑक्टेट बोल रहे हैं, और डॉट को हम पीरियड बोल रहे हैं। यहां पर समझ में आ रही है। तो x हमारा कितना हो सकता है, x हमारा हो सकता है 0 से लेकर 255, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसमें से कई बन सकते हैं। IPv4 में कितने बिट का मेमोरी सिस्टम होता है, 32 का होता है। कितने इसमें नंबर्स के सेट होते हैं, जिसे ऑक्टेट कहते हैं, 4 सेट होते हैं, प्रत्येक सेट 8 बिट का होता है। तो इस तरह से 32 बिट हो गए, सिंपल। 1983 में ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट जब से हुआ है, तब से ये सिस्टम हमारा चल रहा है। और 4 नंबर्स किसके द्वारा ये बीच में सेपरेटेड है, ये डॉट्स के द्वारा, जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, उनके द्वारा ये सेपरेटेड है। और जो हमारा नंबर है x, वो x नंबर हमारा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 255 तक हो सकता है। अब आईपी एड्रेस हम बनाए, मान लो कोई भी आईपी एड्रेस, आप मान लो मेरी कंप्यूटर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस में बनाऊं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1.2.3.4, तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा, ये बनाया मैंने। आप कोई भी सिस्टम बना, कोई भी आप आईपी एड्रेस बना सकते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं, एक मिनट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 101.105.210.255, 255 से ज्यादा नहीं आएगा। 255 जो है इसका मैक्सिमम नंबर है। 1 2 3 4, 4 नंबर हो सकते हैं, चारों के बीच में डॉट हो सकता है। कोई भी नंबर 0 से लेके 255 हो सकता है। आप ये भी बना सकते हो 0.255.1.5, कुछ भी बना सकते हो। और इसमें इसको लिखने का जो तरीका है, हाँ, इसको लिखने का तरीका, ये भी इसका एक एग्जांपल है, सही, ये भी सही आपका है। दूसरा, इसको लिखने के तरीके में मान लीजिए जैसे आपने 0 लिखा है, तो ये अगर 000 लिखा है, ठीक है, 001 लिखा है, ठीक है, डॉट 005 लिखा है तो भी, या केवल 5 लिखा है, ऐसा भी हो सकता है, तो भी ये वैलिड एक आईपी एड्रेस होगा, है ना। क्योंकि केवल हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना कि 0 को उन्होंने 3 0 से लिखा है, और यहाँ 5 को 005 लिखा है, और यहाँ 5 को अकेले 5 लिख दिया है, तो ये कोई वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हालांकि इस तरह से आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, जब वो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है, तो आपको देखना है कि यहाँ जो पहला नंबर है वो 0 से लेके 255 तक हो, भले उसमें 2 0 है या 3 0 है, या कोई 0 नहीं है, या 255 तक है, ठीक है,
सिंपल। दूसरा नंबर देखना है, बीच में डॉट देखना है, दूसरा नंबर देखना है, वो भी 0 से 255 के बीच है, तीसरा नंबर देखना है, वो भी 0 से 255 के बीच है, और चौथा नंबर भी देखना है। तो ये सब क्या है, ये आपके फुल्ली वैलिड आईपी एड्रेस हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ, तो ये हमारा IP4 है। क्लियर है ना? अब इसके बाद में जब हमारे पास 32 बिट जो मेमोरी है वो एड्रेस बनाने के लिए कम पड़ गई। एड्रेस मतलब देखिए, एड्रेस जो आईपी, म्यूट करो बेटा, म्यूट। तो 32 बिट जो है स्टार्टिंग में ये मेमोरी रखी गई एड्रेस बनाने के लिए, और इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम हो गए कि वो मेमोरी कम पड़ गई, एड्रेस हम नहीं बना पा रहे थे। तो अब हमने IPv6 लॉन्च किया, जो कि हमने 128 बिट का एक मेमोरी सिस्टम बनाया, जो कि हमें वो नंबर दे रहा है और वो चल रहा है। ठीक है, और ये सब काम कौन करता है इसकी हम बात करेंगे। ये एक एजेंसी है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, है ना। ये US में एक एजेंसी है, और जो 1998 में एस्टैब्लिश हुई, जो कि हमें ये जो IP एड्रेसेस हैं वो हमें दे रही है ना। कहीं अगर क्वेश्चन आया, अभी मैं लिखा दूंगा इसको। चलिए, तो ये हो गया हमारा IPv4। अब हम बात करें IPv6 की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये इसका बाद वाला वर्जन है। ये 1995 में इसको लॉन्च किया गया, जब ये देखा गया कि हमारे पास एड्रेसेस की कमी हो रही है ना, तब इसको लॉन्च किया गया, और आज तक ये चल रहा है। अभी IPv4 भी चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2010 के बाद में इसकी मेमोरी इतनी ज्यादा कम हो गई कि उस पे अब जो नंबर्स हैं उनको दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन जो पहले से जिन डिवाइसों को IPv4 के तहत एड्रेस दे जा चुके हैं, वो अभी एज इट इज काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं कहेंगे कि 2010 के बाद IPv4 बंद हो गया। वो एड्रेस, IP एड्रेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो पुराने IP एड्रेस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पुराने वाले IPv4 में क्या था, 4 ऑक्टेट हैं, है ना, और वो ऑक्टेट जो हैं वो नंबर हैं जो 0 से 255 हो सकते हैं, और बीच में उनके 3 डॉट्स हैं। तो ये सिंपल आपका क्या है, IP एड्रेस बन जा रहा है। यहां थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें क्या किया हमने, 8 बिट के 4 ऑक्टेट ना लेके हमने क्या किया, 128 का लिया। हाँ 128 पहले तो ये ध्यान रखना, लिख लीजिए 128 बिट का है। ठीक है, ये सिस्टम, और 128 बिट में भी कितने वो बन रहे हैं, कितनी नंबर्स रखने हैं, नंबर्स रखने हैं इसमें 8। ठीक है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, Y Y Y Y Y Y Y Y। तो ये कितने नंबर्स का सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स का सिस्टम है। 4 की बजाय कितना हो गया, 8 का। अब आप कहेंगे ये 8 का हुआ तो ये 64 बिट का क्यों नहीं हुआ। इसकी जो नंबर्स हैं वो कितने कितने बिट की हैं, अब आप बताओ। इसकी जो बिट इसकी जो नंबर्स हैं ये 64। ये बेटा ये 16 नंबर के हैं। ठीक है, ये प्रत्येक जो नंबर है वो, देखिए पहले वाले प्रोटोकॉल में था 8 नंबर का, 8 8 के 4 थे 32, लेकिन इसमें 16 के हैं। एक तो ये डबल हो गया, और ये नंबर्स भी 4 की बजाय 8 हो गए। तो सीधी सी बात है, 16 गुणा 8 ये हमारे पास हो गए 128 बिट का। यहां तक क्लियर है ना। चलिए, अब हमने जो x x x x ये जो 4 नंबर थे पहले वाले में, जिनको हमने ऑक्टेट कहा था, वो 4 नंबर के जो सेट है उसे हम क्या कहते थे, ऑक्टेट। और इसको क्या कह रहे हैं हम, सेगमेंट, है ना। इनको क्या कह रहे हैं हम, सेगमेंट कह रहे हैं। y बराबर क्या है, सेगमेंट। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। IPv6 फॉर्मेट में
कितने सेट ऑफ 8 सेगमेंट्स। ठीक है, पहले में सेट ऑफ 4 नंबर्स बोले जा रहे थे, अब इसको बोल रहे हैं हम सेगमेंट। ठीक है, और वो जो सेगमेंट हैं, जो नंबर्स हैं हमारे, वो क्या हैं, सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड बाय कॉलन। कॉलन आप जानते हैं, सेपरेटेड बाय कॉलन्स, ये जो कॉलन है यस सर। ये, ठीक है, ये है कॉलन, सेपरेटेड बाय कॉलन। अब आप देखिए, ये y तो हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया है ना, केवल समझने के लिए, ताकि गिन लें आप y कितने आई, 8। इन y की जगह क्या होंगे, वो सेगमेंट हैं, वो नंबर्स हैं। वो कौन से नंबर्स हैं अभी हम बात करेंगे। वो 0 से लेके FF तक नंबर हो सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल नंबर है। जब हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में अभी आगे बात करेंगे, वहां भी क्वेश्चन आता है, नंबर्स को चेंज करने का भी क्वेश्चन आता है, तो वहां आपको बात पता चलेगी। ये 16 नंबर का एक सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हैं। ये सेगमेंट्स क्या हैं, सेगमेंट्स हमारे क्या हैं, हेक्सा 16, हेक्साडेसिमल मतलब 16, हेक्साडेसिमल। ठीक है, नंबर ये हैं, हेक्साडेसिमल नंबर हैं ये सेगमेंट। तो हेक्साडेसिमल नंबर के कितने यहाँ पे सेट हैं, सेगमेंट हैं, 8 सेगमेंट, 8 सेगमेंट हैं, और उनके बीच में किससे वो सेपरेटेड हैं, कोलोन। कॉलन से। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें आपको पूछा जाए एड्रेस देके कि साहब ये एड्रेस है, हाँ, इनमें से आप पहचान लें कि ये कौन से IPv6 है, IPv4 है, तो आप देख लें जहां कॉलन से सेपरेट किया गया है वो IPv6 है। ठीक है, हाँ, तो इसमें 8 सेगमेंट है और 7 कॉलन है बीच में। क्लियर है ना। और ये कैसे लिखा जाता है, वहां तो आप देखिए 255 तक लिख रहे थे, तो मैक्सिमम कितने अंक हो सकते थे, 12 अंक हो सकते थे। हाँ, 12 अंक हो सकते थे। और एक ऑक्टेट में कितने अंक हो सकते थे, 3, 255 तक, है ना। उसको 000 से लेके 255 तक हो सकता था। क्लियर है। इसमें जो है 3 अंकों की संख्या की बजाय कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 4 ना? हाँ, 4 अंकों की संख्या है इसमें। जैसे ये है आपका 2001, ये है आपका, और इसमें जरूरी नहीं है कि 4 अंक लिखे जाएं, जैसे पहले वाले में भी जरूरी नहीं था कि मान लो 5 लिखना है केवल, तो 005 भी आप लिख सकते हैं और केवल 5 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं साहब 005 ही होता तो करेक्ट होता, नहीं। अब जैसे यहां आप देखिए 2001 कॉलन DB8 है ना, DB8 कॉलन 3333 है ना, कॉलन 4444, कॉलन 5555, कॉलन 6666, कॉलन 7777 और कॉलन 8888। तो ये एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है। कहने का मतलब ये इस तरह से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर हैं। ये कौन से नंबर हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये है हेक्साडेसिमल नंबर। आगे जब हम हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तब आपकी ये क्लियर हो जाएगा कि नंबर की जगह इसमें अल्फाबेट भी यूज होते हैं। आपने बीच में देखा होगा DB8 यूज हो रहा है, ये यस सर। हाँ, तो ये भी क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो होते हैं नंबर्स यूज। ठीक है, और 9 के बाद में इसमें अल्फाबेट्स यूज होते हैं, फिर ABCDEF ऐसे ABCDE, हाँ, इस तरह से ये क्या यूज होते हैं, ये नंबर्स। तो इसको हेक्साडेसिमल, ये 16 नंबर बन जाते हैं टोटल, है ना। तो इस तरह, हाँ, तो ये आपको बस क्या है, आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो एक तो ये चीज आएगी कि इसमें 8 सेगमेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 8 सेगमेंट में आपके हेक्साडेसिमल 0 से लेके FF तक हो सकते हैं। कहां तक हो सकते हैं, फ्रॉम 0, हाँ, फ्रॉम 0 टू FF। ये इस पे क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाते हैं 16 नंबर, आगे हम बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और कॉलन से ये सेपरेटेड होंगे, बस।
है ना। और इसमें 128 बिट जो है ये नंबर्स का सिस्टम है। प्रत्येक जो हमारा नंबर है वो कितने बिट का है, वो 16 बिट का एक सिस्टम है। तो ये हमारा हो गया IPv6। यहां तक क्लियर है? जी यस सर, क्लियर है। चलिए, हालांकि IPv4 तक ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है आया अभी, IPv6 का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो आएगा तो इतना ही पूछा जा सकता है कि वो कॉलन से सेपरेटेड कितने सेगमेंट हैं। तो 8 सेगमेंट आप याद रखें, या 128 बिट पे आएगा। ठीक है, 1995 में इसके स्टार्टिंग हुआ था। और पहचानने को आ जाए तो आप फट पहचान लेंगे, कॉलन होने चाहिए 7 और कॉलन होने नंबर होने चाहिए चाहिए 4-4 का सेट। 4-4 का सेट। ठीक है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है सेकंड HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आप थोड़ा समझ रहे होंगे, बार बार आपके सामने आता होगा ये। यस सर। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए ये क्या काम करता है? कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ठीक है, ट्रांसफर से ही आपको समझ में ही आ जाएगा, है ना। ट्रांसफर से समझ में आ जाएगा जो हमारे वेब सर्वर हैं, वो सर्वर जो हैं वो कैसे वेब ब्राउजर को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वहां वो नियम काम करेगा। क्लियर? टेक्स्ट को हमें टेक्स्ट, अगर हमें एक यूजर टेक्स्ट अगर अपना लेना चाहता है गूगल से या किसी भी वेब पेज से, तो वो पहले अपने ब्राउजर में गूगल डालेगा, गूगल में वो अपना URL यानी वेबसाइट का नाम डालेगा, तो वो सर्वर के पास पहले इंफॉर्मेशन जाएगी और सर्वर डेटाबेस में से आपको उठा के वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सर IMAP। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या अंतर है? सर्वर तो देखिए क्या है, सर्वर तो हमारा एक बहुत बड़ा डेटाबेस है एक तरह से, है ना। सर्वर जैसे हम बात करें इंटरनेट सर्वर की, तो वो सर्वर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। और वेब सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? वेब सर्वर हमें वेबसाइट्स प्रोवाइड करा रहा है। ब्राउजर अलग चीज है, ब्राउजर और सर्च इंजन अलग चीज है। वो यूजर के काम के क्या है? केवल टूल हैं। वो कंप्यूटर पे आपके इंटरनेट पे जो मोजिला है, जो आपका क्रोम है, जो सफारी है, उनके थ्रू आप किस तक पहुंचते हैं? वेब सर्वर तक पहुंचते हैं। तो सर्वर एक डेटाबेस है। ठीक है ना। अभी आगे जब ब्राउजर और सर्च इंजन पे बात होगी तब ये चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास IMAP। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करते हैं? टू कम्युनिकेट बिटवीन ईमेल सर्वर एंड यूजर। टू कम्युनिकेट बिटवीन ईमेल सर्वर एंड यूजर, है ना। इसी को हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से भी पहले हम यूज कर चुके हैं या करते थे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, बहुत ये एक कॉमन वर्ड हो गया था। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये भी सेम काम करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर एंड यूजर। जब हम ईमेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल पहले सर्वर के पास पहुंचता है और वो फिर उसको सेंडर के पास पहुंचाते हैं। तो ये भी एक तरह से पोस्ट ऑफिस का ही काम करते हैं, है ना। मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहें या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहें, क्योंकि ये पोस्ट वाला काम करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस वाला काम करते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पहले कहे जाते थे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
तो अब ध्यान ये रखना है, अब क्या हो गए, IMAP हो गए हैं, और ये काम वही करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी वही काम करता है टू कम्युनिकेट बिटवीन ईमेल सर्वर एंड यूजर। नेक्स्ट है हमारे पास FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। हाँ बेटा, ये हमारे डाटा की जो फाइल्स हैं एक कंप्यूटर से दूसरे को भेजने में, ये हमें इनका फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। टू सेंड डेटा फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, ठीक, क्लियर है, इसमें कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट SMTP, ये वैसे इनके ज्यादातर मुझे लग रहा है कि फुल फॉर्म ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जो यूज के हैं, जैसे HTTP है, इसको आपसे पूछा जा सकता है कि क्या करता है। जैसे POP है, इससे ज्यादा पूछा, FTP है ना, इसका पूछा जा सकता है ना, बस। बाकी सिंपल सबका मेल क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, बाकी सबका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ बेटा, वेरी गुड, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी देखिए, इसके भी इसमें क्या है, मेल आ गया है ना, तो ये भी मैसेज को, ये भी जो है ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है, ईमेल को भेजना और रिसीव करने का ये प्रोटोकॉल है। सिंपल रिसीव करना और सेंड करना, क्या, ईमेल, है ना, इसके लिए ये भी काम आता है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा, कौन सा, ईमेल वाला जो प्रोटोकॉल था आपका, IMAP। IMAP, ठीक है, तो ये भी IMAP जैसा ही है, IMAP SMTP, है ना, सेम ये है। चलिए, इसको हम ईमेल सर्विस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट टेलनेट है ना, टेलनेट, हाँ, टेलनेट होता है टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलीफोन कनेक्टेड। बेटा हाँ, ये रिमोट जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, एक यूजर दूसरे रिमोट यूजर का एक्सेस ले सकता है ना। जी 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 इसलिए सर। अब हाँ, टेली टाइप इसीलिए कहा गया है कि रिमोट एक्सेस इसको मिलती है, टेली टाइप, इसका फुल जो नेम है उसे हम बोलेंगे टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये हमें क्या कराता है, एक सिस्टम हम, की एक्सेस। हाँ, हम दूसरे सिस्टम से जब डेटा रिसीव करते हैं तो ये रिमोट, आप कह सकते हो रिमोट मतलब दूर बैठा हुआ, है ना, रिमोट लॉगिन के काम आता है, रिमोट लॉगिन के काम आता है ना। यानी हम डेटा एक्सेस फ्रॉम अदर रिमोट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, सिंपल है। चलिए, टेलनेट। नेक्स्ट है हमारा यूजनेट, यूजनेट क्या है, नहीं पता। हाँ, यूजनेट बेटा, इसको न्यूज नेट भी कहते हैं एक्चुअली, है ना। यूज नेट जो है न्यूज ग्रुप के लिए, न्यूज सर्वर के लिए यूज करने वाला प्रोटोकॉल है। कैसे, जो हमारे न्यूज वाली जो मीडिया है वो कैसे वेबसाइट पे न्यूज डालती है ना, ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी न्यूज डाल देता है, क्या, नहीं डालता ना। अगर कोई इस तरह की न्यूज होती है जो फेक न्यूज होती है, जो कहें कि किसी के सेंटिमेंट्स को भड़काने वाली न्यूज होती है, तो उन पे एक्शन लिया जाता है इसी प्रोटोकॉल के तहत। तो न्यूज वाली जो मीडिया होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है इनके प्रति, और इनको फॉलो किया जाता है प्रोटोकॉल को। ये है यूज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेशल टॉपिक, यानी न्यूज ग्रुप के द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाती है ना, तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क
टू पोस्ट मैसेज, है ना, यूज टू पोस्ट मैसेज और न्यूज, है ना, न्यूज, यहां से आपको अपने ध्यान रहेगा। पसंद विषय पर हाँ, है ना, टू पोस्ट मैसेज और न्यूज, ठीक है। तो ये यूज्ड बाय न्यूज ग्रुप और न्यूज सर्वर, है ना, न्यूज सर्वर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है पुश नेट, पुश नोटिफिकेशन आपने सुना होगा। सुना है किसी ने पुश नोटिफिकेशन? जस्ट रिमाइंड टू अदर, हाँ, रिमाइंड कराना मैसेज। हाँ, रिमाइंड कराना, एग्जैक्टली रिमाइंड कराना। अच्छा, एक बात आइए, जब आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो कोई ऊपर से एकदम से कुछ मैसेज पुश हो जाता है ना, कोई सर यस मैं सर, लिंक करता है हाँ, मैसेज। बिलिंग करता है। आप खरीदने तो गए हैं अमेजोन पे जूता, और वहां यस जो है कोई दूसरी वेबसाइट आपको ऊपर एक प्रोडक्ट दिखा देती है जूते का हाँ ही, है ना, हाँ या आपको जो है एक प्रोडक्ट दिखा देती है कोट का या कैप का दिखा देती है, क्योंकि आपने वो पहले कभी सर्च किया हुआ है ना। इसमें एआई बहुत मदद करता है कमर्शियल साइट्स को। एआई के थ्रू वो क्या कराते हैं, अपने मैसेज को पुश करा देते हैं। जैसे ही यूजर एक वेब पेज खोलता है तो वो अपने काम का वेब पेज पे अपने काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरी साइट है, जो दूसरा वेंडर है, वो अपना प्रचार करने के लिए क्या करता है, वो मैसेज को पुश करा देता है ना, वो मैसेज आपको बिलिंक कर लेना। तो ये वही है। तो उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो करके जो ये पुश मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी समय पे कोई भी पुश मैसेज भेजा जा सकता है ना। यस उसको ये सर। फॉलो करने वाला, हाँ, यूज टू सेंड मैसेज टू बुलेटिन बोर्ड फॉर डिस्प्ले इन पब्लिक। तो पब्लिक डिस्प्ले में क्या आपको जो मैसेज सेंड करना है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, है ना। यूज टू सेंड मैसेज फॉर डिस्प्ले इन पब्लिक, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन से आपको ये याद रहेगा, है ना, पुश नोटिफिकेशन, इसको लिख लेते हैं, यहां से याद रहेगा। तो ये हमारे हैं कुछ प्रोटोकॉल्स जो हमें इंटरनेट पर सर्विस लेने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक क्वेश्चन यहां से कभी आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये सब लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। हम लोग सब क्या हैं, हम इंटरनेट यूजर हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर इंटरनेट कंपनी से सर्विस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं। तो जिस कंपनी से हम सर्विस ले रहे हैं इंटरनेट की, दैट इज क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? आईएसपी, यस सर। आईएसपी, हाँ। हम एयरटेल का नेट ले रहे हैं तो एयरटेल हमारा कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम एक्साइटेल के ले रहे हैं तो एक्साइटेल हमारा क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जो प्रोवाइड कराता है, कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट टू कस्टमर। क्लियर है? चलिए, यस सर। अगर हम जैसे बात करें, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी, WWC, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, है ना, WWC, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। कंसोर्टियम होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप होता है। तो ये जो WWC है, ये एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर है जो क्या करते हैं, जो डिसाइड करते हैं रूल और स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट एरियाज, है ना। तो ये कई बार ये कोई टर्म ये आ सकती है कि ये क्या है,
तो ये एक ग्रुप है ऐसे रिसर्चर्स का जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से रूल्स, कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेट एरियाज में बनाए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दिशा निर्देश। हाँ, दिशा निर्देश ये देने वाले ग्रुप है एक्चुअली, है ना। कंसोर्टियम क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बैंडविड्थ। हाँ यस सर। हाँ, बैंडविड्थ क्या होता है थोड़ा सा तो आप सब जानते ही हैं। एक चैनल के माध्यम से डेटा या इंफॉर्मेशन तो एक निश्चित समय में पहुंचाना। हाँ, कितने समय में कितनी इंफॉर्मेशन जा सकती है, यानी दैट इज अ रेट, दैट इज अ जी सर। स्पीड। ठीक है, वो कैपेसिटी है ना, जी सर। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोल सकते हैं, इसको हम रेट बोल सकते हैं, किस रेट से डेटा जा रहा है ना। कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टू कम्युनिकेट, डेटा ट्रांसफर। हाँ, कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क टू कम्युनिकेट। आपका नेटवर्क कितनी कैपेसिटी से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रेट एट विच डेटा कैन पास, कितने समय में कितना डेटा। हम कहते हैं ना 1 MBPS, 1 सेकंड में कितना? 1 MB। MBPS मतलब मेगा बाइट पर सेकंड, और KBPS मतलब किलोबाइट पर सेकंड। आजकल हम कितने तक बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं अमूमन? आप देखिए, अब जो 5G इंटरनेट अभी हम सब लोगों के फोन में भी है, तो अब हमारा जो पहले हमारा केबी में आती थी स्पीड हमारे इंटरनेट में, हम चेक करते थे तो कितना केबी आती थी? 100 केबी, 125 केबी तक हमारा इंटरनेट स्पीड दिखाता था। लेकिन अब कितनी दिखाता है? अब वो जी MB में दिखाता है, नहीं खैर GB में तो 5G अभी इंडिया में नहीं चल रहा है, हालांकि MB 5G में की स्पीड GB में ही होनी सर। चाहिए, लेकिन इंडिया में जो 5G है वो 4G के बराबर भी एक्चुअली देता नहीं है ना, देता नहीं है। तो अब हमें कुछ MB में मिल जाती है, जैसे 100 MB 200 MB हमारे फोन में इजीली एक्सेस हो जाती है। 1 Gbps तो हमारी डिवाइसेस जो हैं वो अभी अचीव नहीं कर पा रही हैं, ना हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमें दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा है ना। तो ये हमारी है क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट, हम इसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम बोलें क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो बैंडविड्थ का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हैं, और इसको हम MBPS ये हम यूज करते हैं, या हम KBPS। अब तो KBPS तो खैर खत्म ही हो गया, अब तो MB में तो सभी को स्पीड मिल जाती है, 10 MB 20 MB 50 MB तक तो 5G दे ही देता है इजीली फोन में भी। और जो हम ब्रॉडबैंड वगैरह घर में यूज करते हैं तो वो 300 MB पर सेकेंड, है ना, 500 MB पर सेकेंड तक की स्पीड वो देते हैं। और जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट है वो GBPS में भी देते हैं, GBPS पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिए। कौन सी बेटा? KBPS MBPS की एक बार रिपीट कर हाँ, दीजिए। KB मतलब बेटा किलोबाइट है, ये हमने मेमोरी के जो यूनिट्स पढ़े थे, आप याद करो थोड़ा सा। मेमोरी यूनिट्स में सबसे छोटी मेमोरी क्या है? वो किलोबाइट। डेटा, हाँ, जैसे मेमोरी में हम वो मेमोरी को यूज करते हैं ना, बिट में, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, ऐसे ही यस। ये डेटा भी है। क्योंकि मेमोरी किससे बनी है? मेमोरी मतलब इंफॉर्मेशन का साइज, और इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन ही तो भेजी जा रही है। वो कितने इंफॉर्मेशन आप भेज पा रहे हैं वो भी इंटरनेट की स्पीड बताता है, और कितनी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं वो भी, और दोनों की स्पीड थोड़ा सा अलग होती है। सेंड करने की स्पीड अलग होती है, डाउनलोड करने की स्पीड अलग होती है। तो वही है, ये साइज है। मेरे पास फाइल है, तो मैं अपनी फाइल ईमेल को कितनी देर में, मेरे पास मान लो 1 GB की साफ फाइल है, तो अगर 1 सेकंड में उस 1 GB को मैं अपलोड कर पाता हूं तो मेरी स्पीड हुई 1 GB पर सेकंड। क्लियर है? और मैं डाउनलोड कर रहा हूं, मान लो कि मैंने ICT के
नोट्स डाउनलोड कर लिए कहीं से इंटरनेट से, और वो मुझे 500 MB के नोट्स जो हैं 1 सेकंड में डाउनलोड हो गया, तो मेरी स्पीड हो गई डाउनलोडिंग की 500 MB पर सेकंड। तो ये जो हमने मेमोरी की यूनिट्स पढ़ी थी, सेम यूनिट्स यहाँ काम आती हैं। सबसे छोटी बिट है 1 बिट, फिर बाइट बना, उसके बाद क्या बना, किलोबाइट, उसके बाद क्या बना, मेगाबाइट, MB, है ना, फिर GB बना, फिर PB बना, फिर EB बना, फिर YB बना। तो इस तरह से हमारे पास सबसे लास्ट की सबसे बड़ी जो यूनिट थी वो क्या थी, कोई बताएगा एकदम से? टेराबाइट। नो, TB तो बेटा GB के बाद ही आ जाता है। सबसे लास्ट में था जियोप बाइट, 1 जियोप बाइट, है ना। तो आप उनको रिकॉल करना पीछे जाके। हाँ, तो ये बेटा KBPS मतलब किलोबाइट पर सेकंड में स्पीड, ये एक छोटी इकाई है, पहले इंटरनेट इतनी स्पीड में चलता था। मेगाबाइट पर सेकंड अब हमें आसानी से मिल रहे हैं, और कभी कभी हमें जो अच्छे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो हमें गीगाबाइट पर सेकंड भी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में हो सकता है 10-20 साल बाद हमें क्या क्या स्पीड मिलेगी, TB पर सेकंड मिलेगा, TBPS, है ना। 1 TB का डेटा आप जो 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। कभी हम जब 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हम कभी ये सोचते भी नहीं थे कि GBPS में भी इंटरनेट की स्पीड हो सकती है। MB की स्पीड जब हमें मिलती थी आज से 10 साल पहले, तो वो भी 4G बड़े अच्छे जो हमारे वाईफाई वो होते थे, ब्रॉडबैंड, उनमें मिलती थी। और अब जो ब्रॉडबैंड है वो हमें अच्छी स्पीड दे रहे हैं, GBPS तक देते हैं। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ है, ये रेट ऑफ स्पीड है। ठीक है, अब हम बात करें इंटरनेट कनेक्टिविटी की, थोड़ा तेजी से हम चलेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखिए कितने तरह के हमें इंटरनेट प्रोवाइडर हैं। ये है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, 2-4 नाम इसमें से आते हैं, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार उसमें थोड़ा सा मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो इसमें 4-5 चीजें हमारी मेन है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो है डायल अप कनेक्शन। ये अब तो खैर बंदी हो गए, डायल अप कनेक्शन फोन लाइन से अटैच होते थे जब हमारी पहली जो घरेलू हमारे कनेक्शन होते थे, आज भी हैं हमारे पास BSNL के जो लैंडलाइन है, डायल अप मतलब लैंडलाइन फोन को आप कह सकते हो। तो डायल अप कनेक्शन हमारे पास हैं, फोन लाइन के जरिए इंटरनेट ये चलता था, बहुत स्लो इंटरनेट ये चलता था। ठीक है, और जब इंटरनेट चलता था तो फोन नहीं कर पाते थे हम, है ना। ये कैसे हैं डायल अप कनेक्शन, ये फोन लाइन से कनेक्टेड हैं। हाँ सर एसटीडी टाइप जो फोन होते थे। हाँ बेटा, वो भी स्लो, है ना। ये आउटडेटेड हो गए अब वैसे, है ना, आउटडेटेड भी कह सकते हैं इनको, हालांकि BSNL अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें चला रहा है ना। ये आउटडेटेड हो गए, और ये जो हैं एनालॉग कनेक्शन थे एक्चुअली में, है ना। तो अब तो हर चीज डिजिटल हो गई, है ना, वायर के जरिए चलते थे, और वो अपने फोन लाइन के जरिए, यूज्ड फोन लाइन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनमें मॉडम नहीं होता था, नो मॉडम। मॉडम आप जानते हैं, नो मॉडम। मॉडम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल को एनालॉग में करता है ना, सर उसको हम फोन मॉडम बोलते हैं। फोन के थ्रू कनेक्ट होना सिस्टम। हाँ बेटा, फोन के थ्रू तो ये डायल अप कनेक्शन है ही, इंटरनेट चलता ही था, ये पुराना इंटरनेट है, इसकी बात ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें मॉडम नहीं होता था। अब जो मॉडम है वो एक डिवाइस है, मॉडम डिवाइस है जो कि हमारे वायर से कनेक्ट होती है, लेकिन वो क्या करती है, हाई स्पीड इंटरनेट को डिजिटल, क्योंकि वो जो वायर में क्या आते हैं एनालॉग सिग्नल्स, और वो उसको डिजिटल में बदल के प्रोवाइड कराती है, तो उससे हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। तो ये जो डायल अप कनेक्शन है ना, इनमें मॉडम नहीं होता था। क्लियर। अब मॉडम क्या है, मॉडम की भी फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, मॉडम की भी फुल फॉर्म आ जाती है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे। चलिए, दूसरे हैं हमारे पास ब्रॉडबैंड।
आजकल ब्रॉडबैंड बहुत फेमस है ना। आप जो वाईफाई कनेक्शन घर में लगवा लेते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। और ये कैसे हैं? हाई स्पीड है पहली बात तो, ठीक है, हाई स्पीड। सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो ब्रॉडबैंड के थ्रू ही ली जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये जो इंटरनेट के कनेक्शंस हैं इनमें कम से लेके ज्यादा तक जो स्पीड से इंटरनेट मिल रहा है उसको सीरियल से अरेंज करिए। तो आप इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा स्पीड वाला है वो हमारा ब्रॉडबैंड ही है, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट है। और ये केबल और टेलीफोन के जरिए है ना हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। ब्रॉडबैंड का एक क्या आता है, अगर हम जैसे जियो फाइबर हम लेते हैं या एयरटेल का हम फाइबर लेते हैं या एक्साइटेल का हम ब्रॉडबैंड लगाते हैं तो एक केबल कनेक्शन वो हमारे घर तक पहुंचाते हैं। और वहां पर फिर क्या लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं, है ना, वहां पे रूटर लगाते हैं और उसके जरिए फिर हमारे पूरे घर में हमें वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो जाता है। हम 10 20 50 एक लिमिट है, इतनी सारी डिवाइसेस हम, चाहे वो हमारा टीवी है, चाहे फोन है, चाहे हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम सबको कनेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज हमें मिल जाती है कि 200 मीटर के दायरे में आपका इंटरनेट ये काम करेगा। तो उस तरह से ये है ना। तो एक्सेस्ड थ्रू फोन, सॉरी, एक्सेस थ्रू अ केबल, है ना, सॉरी। तो ये केबल के जरिए ये हमें ब्रॉडबैंड मिल जाता है। इसमें टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती डायल अप में, क्योंकि डायल अप के नाम से ही आपको याद आ जाएगा, डायल तो हम फोन ही करते थे ना, तो टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत होती थी डायल अप में। लेकिन ब्रॉडबैंड में हमें कोई टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंटरनेट प्रोवाइडर को और वो हमें केबल दे जाते हैं। हमें किसी सिम की, किसी टेलीफोन की, हमें किसी कोई मोबाइल नंबर की हमें कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल है और पहले कोक्सिकल केबल ये आते थे। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है, वो और हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं, है ना, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। एयरटेल फाइबर, एयर फाइबर के नाम से आता है, एक्साइटेल फाइबर आता है, जियो फाइबर आता है ना, वो सब हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है, ये वायरलेसली चलते हैं और जो हमारे जो सैटेलाइट हैं वो सीधे सैटेलाइट से जो हमारे टावर हैं वहां इंटरनेट वो पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे एरियाज में जहां लाइन नहीं है, जहां वायर नहीं है, जहां केबल नहीं जा सकता, जहां ऑप्टिकल फाइबर नहीं जा सकता, वहां ये काम आते हैं। जैसे रिमोट एरियाज में, है ना, रिमोट एरियाज, है ना, या रूरल एरियाज में ये वर्क करते हैं, है ना। और ये स्लोअर है, सॉरी, स्लोअर स्पीड इनकी है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट के जरिए काम करते हैं। आप देखें ये अप टू, चलिए ये अप टू 2 MBPS, 2 MBPS की स्पीड ये केबल देते हैं, ठीक है। जबकि ब्रॉडबैंड हमें 1 GB तक की भी दे देते हैं, 400-500 MB तक हमारे जो ब्रॉडबैंड है वो हमें स्पीड देते हैं, है ना। 1 GBPS तक भी ये दे देते हैं, GBPS की स्पीड ये अप टू। और जो हमारे डायल अप कनेक्शन है ये तो हम कहें कि सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है, ये सबसे सबसे कम स्पीड डायल अप कनेक्शन से ही हमें मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडबैंड में सर क्या मॉडेम प्रयोग होता है? हाँ जी, ब्रॉडबैंड में रूटर प्रयोग होता है एक्चुअली। मॉडेम जो है
वो अब जो हमारा जो रूटर है उससे उसको रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो काम करता है वो मॉडम ही है, मतलब उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको हम मॉडम ही कहते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वो करता है रूटर। ठीक है, आपने देखा होगा जब एक केबल आता है तो केबल को सबसे पहले एक बॉक्स में कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस बॉक्स के जरिए फिर आपका जो वाईफाई रूटर है वो काम करता है ना। अभी अभी दो डिवाइस कहीं कहीं लगते हैं, कहीं कहीं एक ही डिवाइस लगता है, तो जो एक ही डिवाइस लगता है उसके अंदर वो मॉडेम ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, और जहां दो डिवाइस लगते हैं तो वहां पे वो मॉडेम लगाया जाता है ना। तो मॉडेम जो है वही आपके जो सिग्नल्स को इधर से उधर और उधर से इधर प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। जहां भी डिजिटली आपको सिग्नल मिल रहे हैं, है ना, डिजिटली जो सिग्नल, क्योंकि ये सारे एक, अगर पहले वाले को हम डायल अप को छोड़ दें तो डायल अप को छोड़ने के बाद जो जो भी सारे हमारे पास क्या हैं, ये कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन सब मॉडेम को यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। ये फिक्स कनेक्शन है जो कि हमारी अब ये भी काम नहीं कर रहे, जो भी हमारे जो एग्जिस्टिंग फोन लाइंस हैं उन पर ये काम कर जाता है। जैसे BSNL अभी BSNL अभी भी कुछ जो हमारे पुराने लैंडलाइन फोन है उन पे इंटरनेट चलाता है कि नहीं चलाता, लेकिन डायल अप कनेक्शन से ये अलग है, ये ध्यान रखना है। क्यों? डायल अप कनेक्शन में क्या होता था कि जब आपका इंटरनेट चलता था तो फोन काम नहीं करते थे, और जब फोन काम करता था तो इंटरनेट काम नहीं करता था। लेकिन यहाँ क्या है, ये चलता तो फोन लाइन के जरिए ही है, लेकिन इसमें आपका जो फोन लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, आपका जो जो कॉलिंग सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। इसमें कॉलिंग भी और इसमें इंटरनेट भी दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, और ये जो डायल अप कनेक्शन है उससे फास्टर है ना। इसकी स्पीड जो है, एक मिनट, यूजेस एग्जिस्टिंग फोन लाइन, यूजेस एग्जिस्टिंग फोन लाइन, है ना, टू प्रोवाइड नेट। यहां से आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। लेकिन फोन लाइन को टाई अप नहीं करता, फोन लाइन को बंद नहीं करता, और नेट भी चलता है, फोन भी अपना काम करता है। और इसकी स्पीड जो है 8 Mbps तक, अप टू 8 Mbps ये देते हैं। अब ये भी चलन में नहीं है, BSNL के इंटरनेट भी अब, हालांकि वो तो और ज्यादा स्पीड दे रहे हैं, अच्छी स्पीड की वो बात करते हैं, जो अपने फोन लाइन के जरिए जो इंटरनेट दे रहे हैं, तो लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा चलन में वो है नहीं, क्योंकि फोन लाइंस जो हैं उनका समस्या क्या होती है, उनकी समस्या होती है कि वो बीच में ब्रेक होती हैं, और आंधी तूफान में वो खराब होती हैं, तो उनकी क्वालिटी खराब होती है, बीच में ब्रेक होता है। इसलिए जो अभी ऑप्टिकल फाइबर वगैरह की जो ब्रॉडबैंड हमारे यहाँ चल रहे हैं वो ज्यादा चलन में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, केबल कनेक्शन, केबल कनेक्शन, ये कौन से वाले केबल कनेक्शन है? ये भी देखिए, जैसे अभी हम ब्रॉडबैंड में बात कर रहे थे, ऑप्टिकल फाइबर केबल से काम करता है, वो भी एक केबल से ही काम करता है। ये थोड़ा सा उसी तरह के हैं, है ना, ये उसी तरह के हैं। और ये भी जो है केबल टीवी लाइन जो हमारी चल रही थी, अब तो टीवी लाइंस भी, टीवी के केबल्स भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, कम यूज में है। लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो हमें केबल टीवी प्रोवाइड कराते हैं, भले एयरटेल है, आपका डिश टीवी है, आपका टाटा स्काई है, ये क्या है, ये केबल कनेक्शन आपको मिलता है। तो इन केबल कनेक्शंस के जरिए भी हमें इंटरनेट मिलता है कि नहीं मिलता?
जब आप एक अच्छे केबल कनेक्शन को आप लेते हैं तो वो आपको इंटरनेट भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं। और इसी तरह से उल्टा भी होता है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आप लेते हैं तो वो आपको टीवी के लिए भी एक सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। आजकल ऐसा होता है। तो ये वही Yes. केबल टीवी लाइंस को यूज करता है, यूजेस केबल टीवी लाइंस। ये ब्रॉडबैंड की तरह का ही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, क्योंकि ब्रॉडबैंड में भी हम केबल ही यूज करते हैं ना, ब्रॉडबैंड। तो ये ब्रॉडबैंड जैसे ही है ना। हाई स्पीड इनकी भी ठीक ठाक स्पीड हो जाती है, हाई स्पीड इंटरनेट है, ठीक। इनमें भी मॉडेम यूज होता है और ये हमें अप टू 20 Mbps की स्पीड ये देते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा देते होंगे। ये जो डेटा है वो हो सकता है थोड़ा पुराने डेटा होंगे, तो क्योंकि ये जो स्पीड है इंटरनेट की, ये भी क्या है, ये भी जनरेशन पे डिपेंड है ना। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, है ना, उनको हम जी कहते हैं, 2G। आपने देखा होगा 2G से 3G जब आया तो एकदम से इंटरनेट की दुनिया में इंडिया में तो क्या हुआ, एकदम क्रांति सी आ गई। जो जो हम यूट्यूब सर्च नहीं करते थे, जो हम इंटरनेट सर्च नहीं करते थे, जो हम ऑडियो वीडियोस को भेजने में हमें बहुत टाइम लगता था, मैसेज भेजने में, मेल भेजने में हमें, या डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता था 2G के जमाने में, जब 3G आया तो वो थोड़ा इजी से हमारा काम होने लगा। लेकिन जब 4G आया तो रिलायंस ने सबसे पहले जब 4G लॉन्च किया था, आपको याद होगा, मुझे लग रहा है 2015-16 में, 14-15 में। तो आप देखें कि एक एक क्रांति आ गई हर व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिन तक इंटरनेट प्रोवाइड कराया 4G डिवाइस पे, वो अपने आप चलता था। तो आप देखें कि वीडियोस की सर्फिंग, ब्राउजिंग और कनेक्टिविटी एकदम फास्ट हो गई। हम वीडियो कॉल्स करने में, हमारी कोई वीडियो कॉल्स जो है ब्रेक नहीं होती थी। उसके बाद अब हम क्या यूज कर रहे हैं, 5G, फिफ्थ जनरेशन हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो अब हमें 100 Mbps और 200-300 Mbps तक की स्पीड मिल जा रही है। तो ये भी जनरेशंस के आधार पे हमारे जो स्पीड है इंटरनेट की, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हम फोन में जो इंटरनेट यूज करते हैं, आगे है हमारे पास सेल्यूलर कनेक्शंस। सेल्यूलर मतलब सेल फोन के जरिए है, प्रोवाइड्स इंटरनेट थ्रू फोन, सेल फोन कह सकते हैं, मोबाइल फोन कह सकते हैं, ठीक है। सेल फोन्स में जो हम अपने सिम के जरिए जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दैट इज सेल्यूलर कनेक्शन। और अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी हम 5G स्पीड का हम जो कनेक्शन है वो यूज कर रहे हैं, है ना। वो 200, 300, 400, 500 Mbps तक वो स्पीड हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है जो 5G प्रोवाइडर है, अब रिलायंस है और एयरटेल है, एक्साइटेल है, और जो भी हमारे सेल्यूलर कंपनियां हैं, आइडिया है, वोडाफोन है, उनमें कंपटीशन लगा रहता है कि हम इतने Mbps और हम इतने Mbps हम स्पीड प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो आपके सर्विस प्रोवाइडर पर ये उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, लेकिन अप टू 500 Mbps ये हमें लगभग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये है हमारे कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट स्पीड वाले हैं और जो सबसे हाई स्पीड वाले हैं, उसका आप क्रम देख सकते हैं कि किस तरह से डायल अप कनेक्शन से लेकर हमारे पास ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तक हैं, और इनके बीच में हमें जो बढ़ते हुए क्रम में स्पीड प्रोवाइडर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हमने वाईफाई शायद डिस्कस नहीं किया है, वाईफाई। चलिए,
वाईफाई आप परिचित होंगे, घर में हम अक्सर ही वाईफाई यूज कर रहे हैं। वायरलेस फिडेलिटी, इसको हम वायरलेस फिडेलिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। जब हम ब्रॉडबैंड भी यूज करते हैं तो ब्रॉडबैंड हमें एक रूटर लगा के देते हैं, तो वो रूटर हमें एक हॉटस्पॉट का काम करता है ना। वो एक ऐसा पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ वो डिवाइस है जो हमें हमारे उस क्षेत्र में क्या प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो हम अपनी डिवाइसेस को बिना तार के वायरलेसली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हम वाईफाई के जरिए कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वायरलेस नेटवर्क है एक्चुअली, है ना। तो इसमें कभी ये 1991 में इसको जॉन ओ सुलिवन और जॉन डीएनए, इन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी 1991 में। उन्होंने ये एक ऐसा सिस्टम हमें दिया कि हम अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने इवन टीवी को, अब तो और अपनी हर छोटी से छोटी डिवाइस को, अब तो एलेक्सा की एक छोटी डिवाइस आती है तो हम वाईफाई के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। फोन को तो हम बहुत पहले समय से कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे जो हमारे, अब तो आप देखेंगे कि स्मार्ट बल्ब हैं, स्मार्ट फैन हैं, स्मार्ट जो बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि हमें वाईफाई के जरिए हम उनको कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वाईफाई का जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ी जो क्रांति हुई, वो हमें वायरलेसली, है ना, वायरलेसली हमें कनेक्ट करा रही है इंटरनेट से, ठीक है। वायरलेस नेटवर्किंग हम इसको बोलते हैं। स्मार्ट टीवी भी है सर वैसे। हाँ बेटा, सर स्मार्ट टीवी वगैरह जो आ रहे हैं आजकल। हाँ वो सब स्मार्ट टीवी, बहुत सारी, अभी तो सारी डिवाइसेस जो हैं वाईफाई से कनेक्ट हो रही हैं। इसको हम डब्लू लेन भी बोलते हैं, डब्लू लेन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हमारे घर में या हमारे एक ऑफिस में एक छोटे एरिया में ही काम करता है, बहुत दूर काम नहीं करता ना वाईफाई, तो एक लोकल एरिया में काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी हम इसको बोलते हैं, है ना। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी इसको बोला जाता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी इनकी पर्टिकुलर एक रेंज कैन होती बी है। कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट। और जो बेटा वायरलेस के जरिए तो हम डिवाइस कनेक्ट कर ही रहे हैं, तो वायरलेस में अगर मैंने ब्रॉडबैंड से अपने फोन को कनेक्ट किया, टीवी को कनेक्ट किया है, तो ये मेरे फोन में और टीवी में है वायरलेस यानी वाईफाई, तो मैं वाईफाई ऑन करता हूं। लेकिन जो इंटरनेट दे रहा है वो क्या कहलाता है, हॉटस्पॉट सर। हॉटस्पॉट, वेरी गुड, है ना, दैट इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, ये शब्द आपने कोविड के दौरान भी सुना होगा, सुना था। सर ठीक है। हाँ वो सेंटर या एरिया जो मतलब कि नेट प्रोवाइड कर रहा है ना, और या फिर अफेक्टेड एरिया भी कह सकते हैं, अगर बीमारी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हॉटस्पॉट वो एरिया जो चारों तरफ को नेट की रेज भेज रहा है, चारों तरफ को वो प्रोवाइड करा रहा है इंटरनेट। और कोविड में हमने हॉटस्पॉट उन एरियाज को कहा, उन स्पॉट्स को कहा, उन जगह को कहा जहां से बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा चांस थे, जहां से वो पॉइंट जहां से बीमारी फैल रही थी, एग्जैक्टली। इसी तरह से वो वाईफाई की तरह से बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, तो उनको भी हमने हॉटस्पॉट कहा। और हॉटस्पॉट ज्योग्राफी में, जो ज्योग्राफी वाले लोग हैं वो जानते होंगे, जो ज्योग्राफिकल जो हमारी कंडीशंस होती हैं उनमें बहुत तरह के हॉटस्पॉट होते हैं जहां से कई चीजें इधर से उधर फैलती हैं। तो जो भी कोई ऐसा डिवाइस, ऐसी जगह, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई चीज इधर उधर फैलती है, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो हम इंटरनेट में हॉटस्पॉट कहते हैं एरिया ऑफ वाईफाई नेटवर्क, एरिया ऑफ
वाईफाई नेटवर्क या वाईफाई इंटरनेट, ये वो एरिया है, ठीक है, या स्पॉट कह सकते हैं इसको। तो वाईफाई के जरिए हम अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं और दो या अधिक डिवाइसों के बीच में कनेक्शन भी बना सकते हैं, है ना। और वाईफाई हमें वही 20-50 या 100 Mbps तक की स्पीड हम इससे बल्कि अब तो ज्यादा वाले भी आ गए, 200-500 MB तक की स्पीड वाले भी हम वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड ब्रॉडबैंड अब दे रहे हैं उतनी स्पीड का ही हमने वाईफाई के वर्जन भी आ गए हैं, है ना। तो ये जो हम अप टू स्पीड बता रहे हैं, ये थोड़ी सी ये जो चेंज हो गई होंगी, बढ़ गई होंगी ये, है ना। पहले जो वाईफाई चलता था वो 2G का वाईफाई था, तो 2G को ही वो रिसीव कर पाता था। फिर 3G आया तो वाईफाई की स्पीड भी बढ़ गई, वाईफाई के वर्जन भी आ गए, वाईफाई वर्जन 1, 2, 3, 4, 5। अब हम वाईफाई वर्जन जो 5 है वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी वो 500 MB का अगर हॉटस्पॉट है तो 500 MB वो रिसीव भी कर रहा होगा, ठीक है। मॉडेम की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अ डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स, इसको पहले तो हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ये यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्या है ये मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी कोडिंग एनकोडिंग समझ लो आप इसको, है ना। रिसीवर से सेंडर की ओर और सेंडर से रिसीवर की ओर जब सिग्नल को चेंज करता है, ये दोनों तरफ से करता है, तो जब एक तरफ से करता है तो मॉड्यूलेशन होता है, जब दूसरी तरफ से वापस करता है पहले की तरफ तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है। तो इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडम इसको बोलते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, सिग्नल को कोडिंग एनकोडिंग का काम करती है ना। कोड्स एंड डिकोड्स, एनकोड्स लिखिए, सॉरी, एनकोड्स एंड डिकोड्स डिजिटल डेटा। तो किसी भी टेलीफोन लाइन पर, किसी भी केबल लाइन पर जो हमारे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको क्या करने का, उनको कोडिंग और उनको डिकोडिंग करने का काम करते हैं। कोडिंग को हम मॉड्यूलेशन और डिकोडिंग को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसलिए ये वो डिवाइस है मॉडम, जो कि हमें ब्रॉडबैंड में और हमारे हॉटस्पॉट के लिए और हमारे केबल कनेक्शंस के लिए हमें ये यूज करना होता है, जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम दूसरी डिवाइस क्या लगाते हैं, रूटर, राउटर भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो राउटर है ये क्या है, ये वो डिवाइस है जो रूट से बना है। ये रूट मतलब रास्ता देता है ना। ये डेटा को, इंटरनेट के डेटा को क्या करता है, रास्ता देता है, कहां कहां भेजना है ना, कितनी दूर तक भेजना है, कितनी लिमिट है। हम इसकी लिमिट घटा बढ़ा भी लेते हैं, है ना। हम अपने घर में रूटर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मंजिल पे ये काम करेगा, तो इसका रूट 1 मंजिल तक रहेगा। हम 3 मंजिल तक उसको लगाना चाहते हैं तो 3 मंजिल तक भी हम उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। हम पड़ोसी के घर में भी चाहते हैं फ्रीक्वेंसी पहुंच जाए, तो हम उस हिसाब से रूटर। तो ये रूटर क्या करता है, a device that routes data from a local network to the internet and vice versa, है ना। तो ये लोकल नेटवर्क से इंटरनेट को रूट करता है, ठीक है। a device that routes data from a local network। अब लोकल नेटवर्क क्या है, जो आपने वाईफाई लगाया, जो मॉडेम लगाया वही है, उसी को समझ ली लोकल नेटवर्क। तो वो लोकल नेटवर्क से डेटा को रूट करता है ना, फ्रॉम ए लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट।
सर रेंज भी बोल सकते हैं ना इसको, हाँ बेटा, रेंज, कनेक्टिविटी की सर रेंज रेंज कहाँ तो तक इसकी हमें होती है ही, लेकिन इसको रूटर इसलिए कहा जाता है ना, उस रेंज को, रेंज तो इसकी कैपेसिटी हो गई मान लो कि कितनी है, लेकिन काम तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करने का ही करता है ना। चलिए, ये भी जैसे डिवाइस ही है, हाँ मॉडर्न बिल्कुल डिवाइस होती है। डिवाइस है। आपने देखा होगा जो आपका जब ब्रॉडबैंड लगता है या ऑफिस में कहीं देखे होंगे, तो इस डिवाइस के ऊपर दो क्या लगे रहते हैं, एंटीनाज भी लगे रहते हैं, पेन की तरह के दो, किसी में चार, किसी में ज्यादा एंटीनाज भी होते हैं। वो एंटीना क्या करते हैं, वो एंटीना सिग्नल को आपके एरिया में भेजने का काम करते हैं, रूट करने का काम वही करते हैं, है ना। वो एंटीना हमें खड़ा करके रखना पड़ता है, तो उससे उसकी जितनी रेंज होती है वहां तक इंटरनेट आसानी से पहुंचता है। ठीक है। हब, हब क्या है, हब एक कनेक्शन पॉइंट है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने वाला एक डिवाइस बोलते हैं, है ना। रिपीटर और कंसंट्रेटर भी हम इसको बोलते हैं, है ना। अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ मल्टीपल डिवाइस टुगेदर अलाउइंग देम टू फंक्शन एज अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। तो हब जो होता है वो हमें क्या करता है, वो हमें डिवाइस 1, डिवाइस 2, है ना, डिवाइस 3, डिवाइस 4, है ना, ये हमारे क्या है, 4 कंप्यूटर अगर हमने अटैच कर दिए तो उनके बीच में जो उनको जोड़ने का काम करेगा वो हमारा हब करेगा। ठीक है, कनेक्शन पॉइंट है ये। क्या है, ये एक कनेक्शन पॉइंट है सिंपली। बसेस की तरह कार्य करता। हाँ, किसकी तरह कार्य करता है, कनेक्शन पॉइंट ऑफ, लॉन्ग कार्ड जैसे वर्क करता है। हाँ बेटा, लॉन्ग कार्ड जैसे वर्क करता है वायर में। लॉन्ग कार्ड, ये क्या होता है। सर वायर कनेक्ट करने के लिए जैसे 2-3 अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब हाँ, जो आप एक्सटेंशन यूज करते हैं। यस सर ओके बोलते ओके हैं। ओके, मल्टीपल डिवाइस, ठीक है, वो भी मान सकते हैं। चलिए, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को यूज करने का काम, कई बार क्योंकि इनके ये शब्द आ जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जो इनमें डिवाइसेस हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, उसको मैचिंग करने का, या इंटरनेट से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं उनमें कौन से इससे रिलेटेड हैं, कौन से नेटवर्क से रिलेटेड हैं, कौन से कनेक्शन से रिलेटेड हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन ये कभी बन जाता है। ऐसा ही एक वर्ड है ब्रिज। ब्रिज भी एक क्या है, ब्रिज भी एक डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के नेटवर्क्स को सिंगल नेटवर्क में बदलने का काम करता है ना। ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है ना। ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। तो इन दोनों को यहाँ पर एक करने का काम कौन करता है, ये ब्रिज करता है, ये ब्रिज करता है और सिंगल नेटवर्क में बदल देता है। ठीक है, ये नेटवर्क एन में बदल देता है मानो। तो ये इस तरह से कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क, ये ब्रिज का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या करता है, कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स बाय ट्रांसलेटिंग डेटा फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल, कनेक्ट्स टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये प्रोटोकॉल को बदलने का काम करता है ना। ये एक क्या है, ये एक गेट वे है, ये एक ऐसा एक तरह से ये एक रास्ता देता है ना। ये मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वाहन के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, उतनी जगह वो प्रोवाइड कराता है ना। तो इसमें क्या है, दो नेटवर्क्स को, जब दो नेटवर्क्स अलग अलग प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, है ना, तब उनको ये उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशंस को मैच करने का काम करता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है,
तो ये ट्रांसलेशन का काम करता है एक्चुअली, डेटा को एक नेटवर्क से ट्रांसफर करके दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। तो इसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। चलिए, तो यहां तक ये हो गया हमारा जो कनेक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसके जो हमारे टर्म्स हैं मेन वो हो गए। चलिए, दो टर्म और यहाँ पे आती हैं, कई बार इनके फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं वैसे तो। एक तो है जीएसएम और एक है सीडीएमए। आपको याद आ रहा होगा, कौन बताएगा? ये सुनी सुनाई टर्म है, कुछ इनके बारे में आपको कुछ याद है? फोन जो थे सीडीएम में छोटे कीपैड वाले, हाँ, वो यूज किए जाते। उनमें सिम उनमें उनमें सिम नहीं होता था। सर सेल्युलर फोन जिसे बोलते हैं। देखिए, सीडीएमए फोन में सिम नहीं होता था। रिलायंस जो अपने फोन स्टार्टिंग में देता था, आपको याद है किसी को? सर यस सर। वायरलेस वाले होते थे शायद, तो रिलायंस जो एंटीना सा अपने जो होता फोन है। देता था तो उसमें हमें नंबर तो मिलता था, है ना, लेकिन उस फोन में सिम नहीं होता था। वो फोन जो होता था वो सिम कार्ड यूज नहीं करते थे, उसमें एक कैरियर होता था जो कि इनबिल्ट उसकी चिप में इंस्टॉल होता था। वो कैरियर पे वो नंबर इंस्टॉल कर दिया देती थी कंपनी और हमें वो मिल जाता था। लेकिन जब वो फोन कभी खराब होता था तो हम उस मोबाइल नंबर को दूसरे फोन पर, सीडीएमए वाले ही दूसरे फोन पर हम ट्रांसफर भी करा लेते थे। होता था ना, जैसे आज हम क्या करते हैं, हमारा सिम हमें मिलता है एक पर्टिकुलर नंबर वाला, और अगर हमारा फोन चोरी हो जाता है तो हम उस नंबर को ब्लॉक करा के उसी नंबर का दूसरा सिम अपने नए फोन पे हम इंस्टॉल करा लेते हैं कि नहीं? तो यस सर। हाँ, तो अब जो हम ये यूज कर रहे हैं ये सब बेटा जीएसएम फोन है। ये सब क्या है? जीएसएम फोन है। और सीडीएमए फोन हमारे यहाँ अब मुझे लगता नहीं कि कहीं यूज हो रहे होंगे। हो सकता है कहीं किसी ऑफिस में यूज हो, या कोई पहले से सीडीएमए यूज कर रहा था तो वो हो सकता है कहीं चल रहे हों। मैं इसमें पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन विदेशों में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर सीडीएमए फोन आज भी बहुतायत में यूज होते हैं, है ना। और क्लियरली आपको ये समझना है कि एक तो इसमें सिम नहीं होता, है ना। रिलायंस ने जो फोन दिए थे वो बिना सिम वाले फोन थे, उनमें हम एयरटेल और वोडाफोन और ये नहीं चला पाते थे। वो फोन हमें बंद करना था तो बंद ही था, फिर वो डिवाइस बेकार ही हो जाती थी। ठीक है, तो जीएसएम को कहा गया ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल फॉर मोबाइल सिस्टम फॉर मोबाइल कनेक्शन। ठीक है, अब इसके नाम से ही देखिए, मोबाइल कम्युनिकेशन, सॉरी, इसी के नाम से ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब जो जीएसएम है उसका कितना बड़ा रोल है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। तो वो ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम है, यानी वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जीएसएम। और जो सीडीएमए है, सीडीएमए जो यूज हुए थे वो अपने एक्चुअल में क्या हुआ था कि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए वो यूज कराए गए थे। लेकिन सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्योंकि और देशों में कम यूज हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उनकी नहीं बनी, यानी उनका उनका जो ज्यादा यूज हुआ वाइड लेवल पे, बहुत ज्यादा यूज उसका नहीं हुआ, है ना। लेकिन सर जीएसएम तो हुआ है ना 214 देश से भी अधिक देशों जीएसएम में। तो कर ही रहा है। अब हमारे इंडिया में भी हम देखें तो मुझे लग रहा है 100% जो यूजर है वो जीएसएम वाले ही हैं। हो सकता है 10-20 जी 2-4% कहीं हाँ, सीडीएमए फोन चल रहे हो। एक समय जब जी रिलायंस ने सीडीएमए फोन दिए थे, तब तब जरूर 10-20% यूजर्स जो है यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग भी फिर कहाँ शिफ्ट हो गए, सिम वाले जीएसएम फोन पर हम शिफ्ट हो गए। क्लियर है? तो यहीं से आपको ग्लोबल से इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जब ग्लोबल आप देखेंगे तो ग्लोबल से समझ में आ जाएगा इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, इसका ग्लोबली यूज है, इसको ज्यादा यूजर वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सीडीएमए क्या है? कोड डिवीजन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल
एक्सेस। ठीक है, ये सिम कार्ड को यूज नहीं करते, है ना, केवल फोन नंबर को यूज करके फोन में ही इनके क्या होते हैं, कैरियर होते हैं जिन पर कि वो सिम वो नंबर टाई अप किया जाता है। ठीक है, एक टर्म आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, इससे आप परिचित ही होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? भूल गए। सर भूल बहुत गए? सारे शायद सर्वर का एक ग्रुप। नहीं, देखिए जो जो आप अपना बहुत सारा जो डेटा है, पिक्चर्स हैं, फोटोज और वीडियोस, ऑडियोज, बहुत सारे आप फाइल आप गूगल पे कहीं सेव करते हैं? सिंपली गूगल सब यूज करते हैं, करते हैं। तो अच्छा, आपके फोन में आपने कोई फोटो लिया, कोई वीडियो बनाई, तो आपकी फोन की मेमोरी में वो सेव होती है। लेकिन अगर आप गूगल अकाउंट से अब लॉग इन करते हैं अपने फोन में, तो वो फोटो, वो वीडियोस कहां पर चली जाती है? वो गूगल पर चली जाती है, गूगल ड्राइव में अच्छा, चली जाती है, और वो आपके गूगल अकाउंट में चली जाती है, सिंपली अगर बोलें तो आपके पास एक एप्लीकेशन भी दिया होता है फोन में गूगल ने, गूगल फोटोज करके। जब आप गूगल फोटोज में जाते हैं तो आपको वो सारे फोटोज जो हैं वहां मिल जाते हैं, और वो जब से आपने गूगल अकाउंट वो बनाया है और आज तक, आपने 20 साल पहले भी बनाया होगा, तो 20 साल पुरानी जो फाइल है वो भी गूगल आपको दिखा देता है। तो वो आपके फोन में स्टोर नहीं होता, फोन के स्टोरेज को आप हटा भी देते हैं तो गूगल पे वो बना रहता है कि नहीं बना रहता? बना रहता है। जब आपका फोन खराब हो जाता है, डिवाइस आप बदलते हैं, नया फोन लेते हैं, भले आप जो पुराने फोन में जो आपके पिक्चर्स, फोटोज या फाइल्स थे, तो जब आप उस गूगल अकाउंट को नए फोन में लॉग इन करते हैं, तब आपको वो सारे गूगल फोटोज पे जो फाइल पड़ी हैं वो आपको मिल जाती है कि नहीं मिल जाती, बताइए? यस सर, रिकवरी हो जाती है यस सर। तो वो कहां पर होती हैं बेटा? वो होती सर हैं ये क्लाउड पर, है ना। उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, है ना। इसमें हमें कौन कौन सी सर्विस मिल जाती है? स्टोरेज, है ना, स्टोरेज, डेटाबेस हमें मिलता है, नेटवर्किंग हमें मिल जाती है, सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं, एनालिटिक्स, एंड इंटेलिजेंस। तो इस तरह की चीजें हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिल जाती हैं अगर हम इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट मतलब क्लाउड का यूज करते हैं। तो ये सब कहां पड़ी हुई है? ये इंटरनेट पे पड़ी हुई है। इनका भी एक डेटाबेस है। ऐसे कोई क्लाउड का मतलब आसमान में बादलों पे नहीं पड़े हुए। क्लाउड हम किसे कह रहे हैं, कोई बताएगा? जो हमारी पिक्चर, फोटो, डाटा है। हाँ हाँ, वो डेटा क्लाउड में है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो वो क्लाउड मतलब इंटरनेट पर है। कहां पर है वो इंटरनेट पर है ना। क्लाउड मतलब इंटरनेट। ठीक है, हाँ, हवा में नहीं है वो, आसमान में नहीं है, उसको भी किसी जगह सेव किया गया है, वहां से आपको मिलता है वो। आपके डिवाइस की मेमोरी को नहीं खाता वो, लेकिन जहां आप गूगल वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गूगल अपने पास उनको सुरक्षित रखता है ना। याहू अगर आपको वो दे रहा है, तो याहू अपने पास उनको सुरक्षित रखता है। रेडिफ मेल दे रहा है, तो वो रेडिफ जो है वो आपके डेटा को सुरक्षित अपने पास रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमने कह दी तो वो आसमान में कहीं घूम रहा है डेटा हमारा, नहीं। क्लाउड मतलब इंटरनेट। ओके, तो मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपना वो अकाउंट बनाएंगे, जैसे बनाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उसे हम क्लाउड कहते हैं। ठीक है, हमें तो वो इंटरनेट के जरिए मिलता है।
हमारी डिवाइस में नहीं है लेकिन हमें मिल जाता है वो। दैट इज सर कॉल्ड। सर हाँ जी, क्लाउड में भी स्टोरेज की लिमिटेशन होती होगी। बिल्कुल होती है। आपका जीमेल कितने स्टोरेज करता है अब आप सब बता देंगे, मुझे लग रहा है सबका स्टोरेज भर गया होगा। फटाफट देखिए, सब लोग बता देंगे कितना एक जीमेल जो है वो कितने जीबी तक की स्टोरेज देता है। 15 GB। देखा, सही आंसर आया 15 जीबी। तो वो 15 जीबी की हमें देता है, लेकिन उस पर हम स्टोरेज खरीद सकते हैं, है ना। उस पर हम स्टोरेज खरीद सकते हैं। वो फ्री की, देखिए वो देते ही इसलिए हैं चीजें कि आपको फ्री की एक जो है एक्सेस वो दे रहे हैं, आपको उसका आदी बनाते हैं, और फिर आपको जब उनकी सर्विस आगे लेनी होती है तब आप उसको पेमेंट करके आप बढ़ा सकते हैं। कोई आपको फ्री में 1000-2000 जीबी तो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि उस डेटा को संभाल के रखने में बड़ा खर्च आता है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब। 10 बज गया मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और पढ़ा लें क्या, 20 मिनट? सर खाना भी बनाना है। अच्छा, चलिए कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए ये इस छोटी छोटी ये टर्म है और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है ना। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। कल इसको वापस हम कंटिन्यू कर लेंगे। बताइए। यस सर, यस। जी सर। ओके, थैंक यू। तो यहां तक आपको कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है, कुछ अपना मत रखना है तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर। सर बहुत इंफॉर्मेटिव आज की क्लास थी, कुछ नया टॉपिक था। ओके, थैंक यू बेटा। Most ठीक welcome, है, sir. आप लोग थैंक यू सर, इस बहुत क्लास अच्छा में लगा। लंबे समय तक धैर्यपूर्वक जुड़े रहे, आप लोगों का धन्यवाद। कल हम ये क्लास कंटिन्यूएशन में वापस मिलेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। Good night. थैंक यू Thank सर। गुड सर एक नाइट, गुड क्लास नाइट। सिस्टम एनालिसिस पे हो जाएगी क्या?